हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है पॉलिटी की, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मूल अधिकार। और मूल अधिकार को आज हम फिनिश करेंगे पूरी तरीके से, ठीक है। भाग 3 आज हमारा फिनिश होने वाला है। मूल अधिकार कौन से भाग में आते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 में, जिसमें 12 से लेके 35 तक के मूल अधिकारों की बात की गई है। अब हमने 12 से लेके 32 तक के मूल अधिकारों की क्लास आपको पढ़ा चुके हैं। आप रिकॉर्डेड वीडियो पढ़ी हैं, आप उनको देखिए और समझिए। तो आज जो हमारी क्लास है उसमें हम 33, 34 एंड 35 आर्टिकल को पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। तो देर ना करते हुए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मेरे चैनल का नाम है शमा एकेडमी, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़ें, मेरा समर्थन करें, सपोर्ट करें, ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड कराऊँ और अच्छे से अच्छे सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कराऊँ, ठीक है। आपके बेसिक्स बहुत मजबूत हो जाएंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 क्या कहता है? जैसे आर्टिकल 12 से लेके 32 तक के जो अधिकार हैं वो हमें मिले हैं, भारत के सभी नागरिकों को मिले हैं, ठीक है। लेकिन उसमें क्या है कि आप जो संसद है वो हमारे मौलिक अधिकार, हम जो हमारे मूल अधिकार हैं उनकी शक्ति को और प्रभावी तरीके से बढ़ा तो सकती है पर कम नहीं कर सकती, ठीक है। तो लेकिन आर्टिकल 33 में ये क्या कह रहा है कि अधिकार सीमित कर दिए जाते हैं। किसके अधिकार सीमित कर दिए जाते हैं? उन्हें पूरी तरीके से सारे अधिकार उनको प्रोवाइड नहीं कराए जाते, उनके कुछ अधिकार सीमित कर दिए जाते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। उनके अपने अधिकार होते हैं, उनके अपने रहने की टेरिटरी होती है। जैसे सबसे पहले सेना में आपका तीनों, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तीनों आ जाते हैं। तीनों सेनाओं में क्या होता है, उनकी एक अपनी टेरिटरी होती है, एक कंटोनमेंट एरिया होता है उनका, जिसे हम कैंट कहते हैं, ठीक है। तो वो कैंट एरिया में अपनी छावनी में लोग रहते हैं, उनके अपने लॉ होते हैं, अपना कानून होता है। वो अगर सेना में हो गए गुप्तचर, जैसे आईवी रॉ वाले लोग हैं, उनके भी अपने कानून नियम होते हैं, ठीक है। पुलिस हो गई, अर्धसैनिक बल हो गए, जैसे हो गया आपका सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, ये जो बॉर्डर पे पुलिस फोर्स रहती है, इनके भी अपने कानून होते हैं, इनके भी अपने अधिकार होते हैं, ठीक है। तो ये अब ये कहा जाए कि इनके अधिकारों को सीमित क्यों किया जाता है? इनके अधिकारों को सीमित इसलिए किया जाता है, इनको सारे अधिकार दे दिए जाएंगे। तो जैसे हमारा अधिकार है आर्टिकल 19, हमारा अधिकार है कि हम संगठन बना सकते हैं, संगठन बना के अपने वाद विवाद कर सकते हैं, है ना। अपनी बात को सरकार तक पहुंचा सकते हैं, हम अनशन पे बैठ सकते हैं, हम धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, भूख हड़ताल कर सकते हैं। इस तरीके के हमारे अधिकार हैं, ठीक है। लेकिन ये अधिकार इनके पास नहीं होते। मान लो सेना को ये अधिकार दे दिया जाए कि आप भी आर्टिकल 19 का यूज़ करो, तो वहाँ क्या होगा, मतलब पूरी तरीके से ख़त्म भी कर सकती है गवर्नमेंट, संसद इसको, लेकिन कुछ हद तक सीमित कर दिए जाते हैं। तो अब क्या है कि अगर इनको आर्टिकल 19 मिला होगा तो क्या करेंगे ये? कोई मान लो किसी को गुस्सा आ गया, किसी को कोई बात समझ में नहीं आई सेना वाले को, सेना की या अपने हेड की, तो वो क्या करेगा, मीडिया में क्या उसको पब्लिकली बोल देगा, है ना। हमारी जो बाहर के विदेश के देश हैं वो हमारी सीमाओं पर वैसे ही घात लगाए बैठे हुए हैं कि कब कौन क्या गलत करे और हम उसका फ़ायदा उठाएं। तो हमारी जानकारी लीक हो सकती है किसी तरीके की। हमारी सेना में अंदर क्या काम चल रहे हैं वो बाहर आ सकते हैं, या फिर किसी का काम करने का मन नहीं कर रहा है तो वो क्या करेगा, छुट्टी लेके घर बैठ जाएगा कि मुझे आज काम करने का अधिकार, मतलब मन नहीं है, ये मेरा मौलिक अधिकार है आराम करना। और दूसरी बात, फिर धरना प्रदर्शन पे भी कोई बैठ सकता है, सरकार के खिलाफ भी कोई बोल सकता है। तो इसी तरीके की सिचुएशन से बचने के लिए क्या है, इनके अधिकारों को सीमित किया जाता है। उसमें आप क्या आते हैं, सेना, आईवी रॉ वाले लोग आ गए, पुलिस आ गई, है ना, और अर्धसैनिक बल भी आ गए। तो आर्टिकल 33 में इन लोगों के अधिकारों को सीमित किया जाता है। आगे बात समझ में। अब हम चलते हैं आर्टिकल 34 पे। अनुच्छेद 34 क्या कहता है? जहां पर सेना का अधिकार होता है, सैन्य अधिकार। मान लो कहीं जैसे कोई ऐसे काम हो जाते हैं कभी कभी देश के लिए जो असुरक्षित हो, वहाँ पर
जो नॉर्मल प्रशासन है उससे काम नहीं संभल रहे, तो क्या होता है कि सेना को बुलाया जाता है, चाहे वो नेवी हो, आर्मी हो या फिर एयरफोर्स हो। इन सेनाओं को ज़रूरत जहाँ पड़ती है इनको बुलाया जाता है, और बुलाया जाता है, इनको ये काम दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आम लोग हैं उनके मौलिक अधिकार, मूल अधिकार सीमित हो जाते हैं, और ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और ताकतवर होते हैं, क्योंकि वहाँ पर इनके अधिकार चलते हैं सेना के। जैसे मान लो कश्मीर ले लो, कश्मीर में मान लो सैन्य अधिकार है, सैन्य सुरक्षा है, वहाँ पर हर समय आर्मी वहीं रहती है मोस्टली। उसका कारण है कि वहाँ पर आतंकवादी जैसी घटना होती रहती है, तो वहाँ पर क्या है कि सेना का, मोस्टली सेना का ही कानून चलता है। तो अब इनके पास इतनी शक्ति होती है कि रात के 2 बजे 12 बजे जब इनका मन करे किसी को उठा के ले जाए, जब इनका मन करे घर में जाके तलाशी ले सकते हैं। तो इनके पास सबसे ज़्यादा पावरफुल अगर कोई आर्टिकल 34 ही है, सैन्य अधिकार, जिसे हम इंग्लिश में मार्शल लॉ कहते हैं, कि यहाँ मार्शल लॉ लगा है जहाँ सेना का अधिकार है ना। नॉर्मल प्रशासन से जब नहीं संभलता है, मान लो कहीं कर्फ्यू लगा है ना, कर्फ्यू में बहुत भयानक कर्फ्यू लगा और वो कर्फ्यू में नॉर्मल प्रशासन से वो काम नहीं संभल पा रहा है, पुलिस वालों से वो काम नहीं सही हो पा रहा है, तो क्या होता है सेना बुलानी पड़ती है। तो उसको कहते हैं मार्शल लॉ। इस टाइम कहते हैं कि घर से मत निकलना, तुम्हें गोली से उड़ा के मार दिया जाएगा। ऐलान होते रहते हैं कर्फ्यू में। मैं फंसी थी एक बार कर्फ्यू में, तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि आम इंसानों के मूल अधिकार सीमित हो जाते हैं। ठीक है, कि हमें उठा के पुलिस ले जा सकती है, हमारे घर की तलाशी ले सकती है, हमें घर से बाहर निकलने से रोक सकती है। तो इस तरीके के क्या होता है कि उनके अधिकार बढ़ जाते हैं, उनके अंदर पावर आ जाती है, और नॉर्मल इंसान के अधिकार सीमित हो जाते हैं। ये किस में होते हैं? आर्टिकल 34 में। समझ आया? अब आते हैं आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 में क्या है कि जो संसद है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपके 1947 के बाद जितने मतलब हमारे जो अधिकार थे, मूल अधिकार, जो मूल अधिकार जुड़ गए, वो जुड़ गए, उसको हटा नहीं सकती गवर्नमेंट। उसको कुछ टाइम के लिए रोक सकती है, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को बिल्कुल भी नहीं रोक सकते किसी भी सिचुएशन में। लेकिन उसमें क्या करती है सरकार, उसको कुछ टाइम के लिए सीमित तो कर सकती है आर्टिकल को, लेकिन उसे हमेशा के लिए हटा नहीं सकती। हाँ, लेकिन आर्टिकल 35 ये कह रहा है कि संसद का ये मूल अधिकार है, जो संसद है, जो अधिकार, संसद को अधिकार है कि जो मूल अधिकारों में उन्हें प्रभावी बना सकती है, उन्हें और ज़्यादा शक्तिशाली बना सकती है, मूल अधिकारों को पर ख़त्म नहीं कर सकती। जैसे मान लो कहीं मार्शल लॉ लगा है, तो जो कानून, जो सेना के अधिकार है उनको सीमित कर दिया या ख़त्म कर दिया सेना के अधिकारों को, ये संसद कर सकती है। ये इस पे सेना के अधिकारों को कम सीमित ज़्यादा करने का अधिकार सिर्फ किसके पास है? संसद के पास है ना। ये मतलब राज्यों के पास नहीं है, केवल संसद ही इन कानूनों को सीमित कर सकती है और कानूनों को बढ़ा सकती है। ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि संसद मूल अधिकार को अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली तो बना सकती है, पर उन्हें ख़त्म नहीं कर सकती। ठीक है, बस यही 3 सिंपल से हमारे आर्टिकल थे। अनुच्छेद 1 में क्या है? सेना, गुप्तचर, पुलिस और सैनिक बलों के अधिकारों को सीमित किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 34 में जहाँ मार्शल लॉ लगा होता है, वहाँ पर नॉर्मल इंसान के मूल अधिकार सीमित हो जाते हैं, और मार्शल लॉ में मतलब सैन्य अधिकार हो जाता है, सेना का बल अधिक हो जाता है और सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है ये आर्टिकल 34। आर्टिकल 35 में क्या, संसद क्या करती है कि मूल अधिकारों को प्रभावशाली और प्रभावी या शक्तिशाली तो बना सकती है, पर उन्हें खत्म नहीं कर सकती। ठीक है, और अब ये आर्टिकल कंप्लीट होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ लेते हैं, ये तो हमारे हो गए मूल अधिकार, यहाँ हमारे 35 तक फिनिश हो गए। अब हम शुरू से देखते हैं कि मूल अधिकार कौन कौन से थे। मूल अधिकार था एक पहला अधिकार, समानता का अधिकार, जिसमें 14 से लेकर 18 तक मूल अधिकार दिए गए थे, मतलब आर्टिकल दिए गए थे 14 से लेकर 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। 19 में हमने पढ़ा था ना कि हमें भाषण देने का, हमें देश में घूमने का, हमें रोजगार करने का, हमें कहीं भी व्यवसाय करने का अधिकार सब आर्टिकल 19 देता है। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक। इसमें हमने किस प्रकार की धर्म की स्वतंत्रता है, अपने लोग अपने अपने धर्म को मान सकते हैं, अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग अपने कार्य कर सकते हैं। ठीक है, अपने अपने धर्म में किस तरीके से जो धार्मिक चंदा दे सकते हैं, चंदा इकट्ठा कर सकते हैं, वो टैक्स फ्री होता है। ये सब हमने पढ़ रखा है। शिक्षा और संस्कृति, मान लो अलग अलग धर्मों के लोग हैं
और वो चाहते हैं कि जैसे मान लो कि स्कूल है, आर्टिकल 29 कहता है कि स्कूल में सभी धर्मों के, सभी जाति, सभी पंथ के लोग पढ़ सकते हैं, शिक्षा ले प्राप्त कर सकते हैं, पर उन पर किसी भी तरीके का धार्मिक शिक्षा का दबाव नहीं होगा। लेकिन अगर से कोई चाह रहा है कि हम अपने धार्मिक संस्थान खोल के अपने 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 धर्म के लोगों को शिक्षा दें, तो वो आर्टिकल 30 कहता है कि हाँ, आपको ये राइट्स है, आप अपने धर्म के अकॉर्डिंग अपने संस्थान खोल सकते हो और अपने लोगों को शिक्षित कर सकते हो। ठीक है, तो ये शिक्षा और संस्कृति का अधिकार हो गया। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 35 में था, 31 में था, तो ये संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया, क्योंकि संपत्ति को हमारा कानूनी अधिकार बना दिया गया। मूल अधिकार क्यों समाप्त किया गया, ये पुरानी क्लास में आप जाके देखिए कि किस वजह से मूल अधिकार से उसको निकाल दिया गया। संपत्ति का अधिकार जो नंबर 6 था, वो पहले हमारे 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को खत्म किया तो हमारे पास 6 ही मौलिक अधिकार बचे। ठीक है, तो 7वां जो अधिकार था वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32, मतलब इन सभी मौलिक अधिकारों का अब्बा कह सकते हैं कि उनकी रक्षा करने वाला अधिकार जो है वो आर्टिकल 32 है। फिर उसके बाद कुछ और अधिकार जो आने वाले वक्त में जुड़े, वो मूल अधिकार में तो नहीं है पर मूल अधिकार के अंडर में ही आते हैं। वो कौन कौन से अधिकार हैं, जैसे सूचना का अधिकार, 2005 में सूचना का अधिकार आया, जिसमें आप क्या है कि आर्टिकल 19 आपको बातचीत करने का अधिकार देता है, ठीक है ना, कि अपने सवाल पूछने का अधिकार। तो सूचना का अधिकार वही है, आप उनसे सवाल पूछ के अपना जवाब मांग सकते हैं, किसी भी किसी भी संस्थान के बारे में, किसी भी भ्रष्टाचार या किसी भी काम को लेके जो सरकार के रिलेटेड काम है, तो आप उस पे आप अपने सवाल पूछ सकते हो, उस पे जवाब मांग सकते हो। तो वही हमारा क्या है, सूचना का अधिकार कहलाता है। ये कब आया था, 2005 में। तो ये भी हमारे आर्टिकल 19 का हिस्सा है, तो इसलिए ये मूल अधिकार का पार्ट हो गया। ठीक है, दूसरा है हमारा शिक्षा का अधिकार। तो ये भी शिक्षा का अधिकार जोड़ दिया गया आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 का काम है शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया, तो ये भी 21 के का हिस्सा है। शिक्षा का अधिकार भी हमारा मूल अधिकार है। ठीक है, हर इंसान को शिक्षा लेने का अधिकार है, क्योंकि वो उसका मूल अधिकार है, इससे कोई वंचित नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे मूल अधिकार 14 से लेके 35 तक, 14 से लेके 35 तक, 32 तक तो ये हो गए, और 33, 34, 35, 12 में राज्यों के बारे में बताया गया, 13 में बताया गया है किस तरीके से। 12 और 13 भी डिटेल में हमने पढ़ा था। ठीक है, आर्टिकल 12 एंड 13 राज्यों की जानकारी है। फिर क्या है कि आप कौन सा मतलब 13 में कहा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में बन गया उस, है ना, उससे पहले के कानून को आप हाथ नहीं लगा सकते, और आप नए कानून जोड़ सकते हो पर फिनिश नहीं कर सकते। लेकिन तो ये तो हो गए हमारे मूल अधिकार 12 से लेके 35 तक। ठीक है, लेकिन हमारे कुछ अधिकार नहीं है। कौन कौन से हमारे मूल अधिकार नहीं है? जैसे हम समझते हैं हड़ताल करना हमारा मूल अधिकार है, नहीं, हड़ताल करना आपका मूल अधिकार नहीं है। हड़ताल करना अगर मूल अधिकार होता तो हर कोई आए दिन हड़ताल करता। कभी कभी एक निश्चित जगह पर ही हड़ताल करने का पहले आवेदन किया जाता है, अगर उस पर सहमति मिलती है, आपको मतलब अनुमति मिलती है, तभी आप हड़ताल कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते ऐसे हड़ताल कहीं भी किसी भी जगह। एक स्पेसिफिक जगह बनानी पड़ती है हड़ताल के लिए। ठीक है, वो एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करता है हड़ताल करना, ना कि वो आपका मूल अधिकार है। ठीक है, दूसरा है आपका चक्का जाम करना, ये आपका मूल अधिकार नहीं है कि आपने जब चाहा चक्का जाम कर दिया, यानी कि गाड़ियों को रोक दिया, है ना। तो अगर ये आपका मूल अधिकार हो गया तो आर्टिकल 19 में क्या है, आपको चक्का जाम करने का, घूमने फिरने का अधिकार है, तो वो आपका हनन हो जाएगा वहाँ पर, क्योंकि आप चक्का जाम करके बैठेंगे तो सारी यातायात व्यवस्था खराब हो जाएगी, सभी बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चक्का जाम करने का ये मूल अधिकार नहीं है आपका। अनिवार्य रोजगार, मतलब रोजगार आपको अनिवार्यता मिले ही, सरकार दे ही आपको, ये आपका मूल अधिकार नहीं है। ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि ये आपका मूल अधिकार नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट आपके लिए आर्टिकल 15 में इस चीज़ का व्यवस्था की है, आपको सरकारी नौकरी देने का, और वो अधिकार सबको है, कोई भी सरकारी नौकरी पा सकता है, पर अनिवार्य नहीं है कि वो आपको रोजगार दे। ठीक है,
हर किसी को रोजगार दे, ये अनिवार्य नहीं है। जो उसके लिए एलिजिबल होगा वो रोजगार पाएगा। आवास का अधिकार, आवास का अधिकार भी आपका मूल अधिकार नहीं है, पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ साल पहले ये वर्डिक्ट दिया था अपना कि गवर्नमेंट, हम चाहते हैं कि आप सरकार जो है वो भारत के हर इंसान को कम से कम उसके सर पे छत देने का काम करे। वो उसका मूल अधिकार है, कम से कम हर इंसान के सर पे छत हो और वो आराम से रह सके। तो ये उसका मूल अधिकार में आ जाता है। आप सरकार कोशिश करे कि उनको हर इंसान को छत प्रोवाइड कराने का, जिनके पास नहीं है। ठीक है, तो देखो ना, आवास योजना, आवास विकास योजना, ये सब कितनी निकलती रहती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसी के थ्रू गवर्नमेंट काम करती है। हमारी अपने इंसानों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बने हैं, अपने व्यक्ति, अपने नागरिकों के लिए ही सेना, जुडिशरी, ये सब किसको सही करने के लिए, किसको व्यवस्थित तरीके से ठीक करने के लिए बने हैं? इंसानों को ही ना। तो उन्हीं के लिए ही कानून बनाए जाते हैं, पर उनमें देखा जाता है कि इसका इफेक्ट कितना पड़ रहा है, गलत पड़ रहा है कि सही पड़ रहा है, इसको मौलिक अधिकार में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। तो उस तरीके से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग थे बहुत इंटेलिजेंट थे, उन्होंने बहुत दूरदर्शी सोचा था और दूर तक सोच के उन्होंने इतने अच्छे अच्छे कानून बनाए हैं। मान लो आवास का अधिकार सबको होता, अगर ये किसी एक आर्टिकल में होता कि आवास का अधिकार आपका मूल अधिकार है, आप इसको पाके ही रहेंगे, तो गवर्नमेंट 140 करोड़ की आबादी को, उसमें से बहुत से लोगों के पास घर नहीं है, कैसे एकदम से सबको घर प्रोवाइड कराते, है ना? अभी क्या है कि आपका मूल अधिकार का पार्ट है, लेकिन आपको ये मूल अधिकार है नहीं, तो गवर्नमेंट के पास जैसे जैसे व्यवस्था होती है वो वैसे वैसे आपको घर प्रोवाइड कराती है अपनी अपनी स्कीम के थ्रू। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? हमने क्या पढ़ा? 33, 34, 35 का हमारा जो मूल अधिकार का पार्ट है, हमारा भाग 3 है, वो आज मुकम्मल कंप्लीट हो गया। और इसमें कुछ पार्ट रह गया है, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे इसको मिटाती हूँ। व्यक्ति, एक सेकेंड, डस्टर पता नहीं कहाँ गया। डस्टर ये है। पता नहीं कौन सा दिन होगा मैं डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाऊंगी, बड़ा शौक लग रहा है मुझे डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने का। ये काला हो जाता है, साफ करते रहो काला हो जाता है। मैं आपको बताने जा रही हूँ व्यक्ति और नागरिक। ठीक है, व्यक्ति कौन है और नागरिक कौन है? जो अपने भारत में रह रहे हैं, जो भारत के निवासी हैं, उन्हें नागरिक कहते हैं। जो विदेशी हैं, जो हमारे भारत में आके घूमने का, एजुकेशन लेने का, जो भी काम यहाँ पर कर रहे हैं, जिस भी पर्पज से यहाँ पर आए हैं, वो क्या है? व्यक्ति हैं। हमारे देश में रहने वाला प्रत्येक नागरिक जो कि इस देश में पैदा हुआ, उसके पास उसका वोटर आईडी है, उसके पास घर है उसका अपना, वो देश का नागरिक है। ठीक है, और जो बाहर के लोग अगर आके हमारे यहाँ आते हैं किसी भी भ्रमण के लिए, या फिर किसी भी एजुकेशन के लिए, या किसी भी ट्रीटमेंट के लिए, या किसी संशोधन के लिए, तो वो क्या हो गए? व्यक्ति हो गए। यानी कि बाहरियों को व्यक्ति और घरेलू नागरिक। अब कौन कौन से अधिकार हैं, मूल अधिकार हैं, कि जो व्यक्तियों को मिले हैं और नागरिकों को भी मिले हैं? तो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 19, 29, 30, ये जो आर्टिकल हैं ये नागरिकों को मिले हैं, ये व्यक्तियों को नहीं मिले हैं। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, ये जो आर्टिकल हैं ये क्या है? नागरिकों को प्राप्त हुए हैं, लेकिन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। वो क्यों? आर्टिकल 15 बात करता है जन्म, धर्म, जाति, जन्म स्थान के मतलब आधार पर आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 कहता है ना।
लेकिन अगर मान लो कोई विदेशी है और हमारे भारत में आके वो आर्टिकल 15 उसको मिला होता, तो वो आर्टिकल 15 में यही कहता कि मान लो वो आगरा घूमने जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर कुछ लोग उससे ज़्यादा पैसा चार्ज कर रहे हैं क्योंकि वो फॉरेनर है, विदेशी है, तो वो कहता जाके सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है ये मेरे मूल अधिकार का हनन है और मुझसे ये ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, मेरे आर्टिकल 515 जो मुझे मूल अधिकार मिला हुआ उसका हनन है। वो पहुंच जाता ना सुप्रीम कोर्ट। तो क्या था कि ऐसा ना हो, उसके लिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन करता थे उन्होंने कहा कि आर्टिकल सिर्फ नागरिकों को मिलेगा, ये फॉरेनर को नहीं मिलेगा, वरना कोई भी पाकिस्तानी बाहर भारत घूमने आता तो वो अपना दावा बोल देता उसे हम लोग पटक पटक के मारते तो वो बोल देते ये उनको मारा, मेरे मूल अधिकार का हनन हो रहा है, मेरे जगह का नाम, मेरे जन्म स्थान की वजह से मुझे यहाँ कूटा गया है। ठीक है, आर्टिकल 16 भी है, रोजगार पाने का जो अधिकार है वो किसका है, सरकारी नौकरी में सिर्फ नागरिक ही जा सकते हैं, विदेशी कोई आके नौकरी नहीं ले सकता, वरना पाकिस्तानी, बांग्लादेशी आए दिन हमारे यहाँ सब वही दिखाई देते। ठीक है, आर्टिकल 19 जो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा, ये भी अधिकार संगठन बनाने का, पूरे भारत में घूमने का, अपने क्या कहते हैं संपत्ति लेने का और फिर बिजनेस कहीं भी करने का, ये अधिकार किस में है, सिर्फ नागरिकों को है, फॉरेनर को नहीं है। 29-30 में भी है, जो संस्कृति का अधिकार है वो यही है कि संस्थान बनाने का अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग, वो क्या है सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है, फॉरेनर को नहीं, विदेशियों को नहीं। समझ में आ गया। 15, 16, 19, 29 एंड 30, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30 ऐसे करके याद रखना। ये बहुत क्वेश्चन आते हैं उसमें, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जो ट्रिकी बातें होती हैं वहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और बाकी सारे अधिकार, इन 5 अधिकारों को छोड़ दिया जाए तो 12 से लेके 35 तक जितने भी अधिकार हैं वो व्यक्तियों को भी मिले हैं और नागरिकों को भी ऑटोमेटिक ही मिले हुए हैं। ठीक है, आई बात समझ में। सिर्फ इन 5 अधिकारों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे अधिकार इन व्यक्तियों को भी प्राप्त है। मैं यही बात आपको बताना चाह रही थी। तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, जितने भी मैंने आर्टिकल पढ़ाए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको पढ़ा रही हूँ, ये आपको अच्छे से क्लास समझ में आती होगी और आप इसको बार बार रिवीजन करेंगे और पढ़ेंगे अच्छे से, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा लोगों तक इसकी पहुँच नहीं है शायद, या बहुत ज़्यादा लोग अभी इसको देख नहीं पा रहे हैं। स्टूडेंट खास करके मैं चाहती हूँ कि आप लोग देखें और अच्छे से इस मतलब क्लास को पढ़ें, और पढ़ने के बाद अगर कोई कमी मेरे पढ़ाने में है या फिर मेरी चीज़ें बताने में है तो आप मुझे भी गाइड कर सकते हैं, मैं भी आपसे ही सीखूंगी, क्योंकि आप जब मुझसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे तभी मैं अपने अंदर कुछ निखार ला सकती हूँ कि हाँ मुझे ये नहीं ये करना चाहिए था। ठीक है, तो मैं अच्छी टीचर बनने की कोशिश कर रही हूँ और उस कोशिश में आप लोगों को मेरा साथ देना होगा। तो आज हमारा मूल अधिकार समाप्त होता है। अगली जो क्लास हम करेंगे वो भाग 4 पढ़ेंगे, वो भाग 3 भाग 4 पढ़ेंगे। ठीक है, 3 कंप्लीट किया ना, भाग 4 पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट डे हम करेंगे। अब जो हमारी क्लास होगी वो शायद ज्योग्राफी की होगी। ठीक है, क्योंकि हम 3 दिन ज्योग्राफी का भी पढ़ते हैं, 3 दिन हम पॉलिटी पढ़ते हैं। बाकी अच्छे से पढ़िए, अपना ख्याल रखिए और मुझे थोड़ा मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, स्टूडेंट तक शेयर करिए, तो मुझे बहुत खुशी होगी और पढ़ाने में भी मुझे बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।